बड़े लोग आ चुके हैं बच्चों, तो अब पढ़ाई कराना स्टार्ट करते हैं ना, नहीं तो बड़े लोग टोक देंगे बहुत जल्दी। चलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट ऑफ पायरुविक एसिड का मतलब कि भाई आपने देखा ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन चुका है। ठीक है, ग्लूकोज था 6 कार्बन का, और आपका पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो आपके दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते थे 3-3 कार्बन के, तो आपका बैलेंस हो जाता, दैट्स हाउ। तो आपने ये चीज शुरू में देख ली थी कि भाई आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बना था आपका दैट इज लास्ट में, दैट इज आपका पायरुवेट। ठीक है, ये शुरू में मैंने हल्की सी ग्लाइकोलिसिस दिखा रखी है कि वही आपका ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ठीक है, यहाँ पे आपके एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गया, तो यहाँ पे -1 एटीपी। अच्छा, एक चीज और बेटा, जस्ट एक चीज और लास्ट में जाने से पहले, हाँ, ये टर्म मैं बता दूं। देखो शुरुआत में यहाँ पे आपका बेटा आपका क्या लगा था, दैट इज आपका एटीपी खर्च हो रहे थे, एटीपी यूज हुए थे। तो ये शुरुआत वाली जो फेज होती है जहां आपके एटीपी यूज होते हैं, उसे कहते हो आप प्रिपरेटरी फेज। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। तो शुरुआत में तो आपके एटीपी यूज हो रहे थे, तो यहाँ तक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक, यहाँ तक आपकी प्रिपरेटरी फेज चलती है। इसके बाद फिर आपके एटीपी बनने शुरू होते थे, तो आपको यहाँ पे एटीपी बनते हुए दिखाई दिया, दैट इज 2 एटीपी यहाँ बने, और 2 एटीपी आपके पायरुवेट जब बना तब वहां बने थे यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे 2 एटीपी बने आपके। तो बेटा यहाँ पे आपकी ये जो फेज है इसे आप कहते हो पे ऑफ फेज। यहाँ पे आपके क्या हुए, दैट इज एटीपी बने, ऊपर आपके एटीपी यूज हुए थे, यहाँ आपके एटीपी बने हैं, तो इसे आप कहते हो पे ऑफ फेज। इज इट क्लियर बच्चों? अविनाश, आराधना, शिल्पा, वर्षा, झना, आशीष, प्रभजोत, एवरीवन, प्रिपरेटरी और पे ऑफ क्लियर ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वही चीज मैंने बताई। आपका यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज से आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्लिस, और आपका जब ये क्या बना, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ तक तो आपका क्या था बेटा, दैट इज प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज है ये आपका। आज तो राइटिंग भी अच्छी आ रही है, मजा आ गया। ठीक है बेटा अविनाश। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो, या नींद में हो अभी भी? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट बेटा आपका। ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बेटा आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब बन गया था, तब आपका क्या बना, दैट इज आपका फिर 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर 3 फॉस्फो, फिर 2 फॉस्फो, फिर फॉस्फोनॉल पायरुवेट, और अल्टीमेटली पायरुवेट। तो ये जो फेज है आपकी, दैट इज यहाँ आपको एटीपी बनते हुए दिखे आपके पायरुवेट तक, तो ये बन गई आपकी पे ऑफ फेज। दिस इज पे ऑफ फेज, डन। यहाँ आपके टोटल हम कैलकुलेशन पहले ही देख चुके थे। 2 NADS निकल रहे थे, जिनसे आपको 6 ATP देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बने ये तो, और 2 ATP आपके यहाँ पे डायरेक्टली बने थे, जो आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जिसे आपने कहा, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, दैट वाज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये आपका डन है ना, ये चीज हमने पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पायरुवेट जब बन गया तो क्या होगा, अब पायरुवेट बनने के बाद की कहानी क्या है, तो ये चीज अब हमें देखनी है। पायरुवेट आपका 3 कार्बन का था, दैट इज, ये चीज मैंने कल भी समझाई थी कि यहां से आपका कुछ भी हो सकता है। अब यहां से होना क्या है वो देखो। यहाँ पे ये बताया सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले इसको देखो कि अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने जिसको कहा, तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो यहाँ पे आपका दो चीजें होंगी, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जैसे हमने कहा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर आपका अल्कोहल बनेगा, जिसको हमने कहा अल्कोहल कौन सा, इथेनॉल, जिसको हमने कहा दैट इज आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये दो चीजों में से कोई एक चीज होगी। अगर आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो आपका एंजाइम कौन सा आ गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आपका एंजाइम आ रहा है, यानी वाटर का रिमूवल हो जाएगा, दैट्स ऑल। और आपका क्या बना, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी क्या था आपका, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और पायरुवेट भी आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। किसकी प्रेजेंस में हुआ, आपके लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, यहाँ आपके NADH जो थे, वो आपके हाइड्रोजन आयन के संग कंबाइन करके आपका NAD+ बना देते हैं वापस, दैट्स ऑल।
एंड दूसरी तरफ कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको बताया भी था, नीट में क्वेश्चन है कि भाई आपके कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो दैट इज आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे आपने कहा था लैक्टोबैसिलस। ये चीज मैं पहले भी समझा चुका था, ये लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज आपका लैक्टोबैसिलस, कर्ड में देखने को मिलता है। या इसके अलावा आपका जो लैक्टिक एसिड है कब बनता है, आपके एक्सरसाइज के टाइम पे बनता है, मसल्स में। जब मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कभी कभी, एंड देन उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता था, दैट इज लैक्टिक एसिड बन जाता था, जिससे मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं। ओके, ठीक है। क्या हुआ बेटा, ये समझ में आया यहाँ तक? अविनाश, आराधना, शिल्पा, वर्षा, आशीष, बेटा सभी को यहाँ तक क्लियर? प्रभजोत, झनक, यस Yes, clear. ठीक है। ये 10th क्लास का था, ये आपका 10th क्लास का था, दैट इज ओके। ओके बच्चों, ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, तो ये तो तब हुआ जब आपका लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम था, इससे इतना ज्यादा रोल नहीं है। अब आ जाओ आपके अल्कोहल फर्मेंटेशन। यहाँ पे आपका क्या होगा, एनएडी जो होते हैं H, आपके हाइड्रोजन आयंस के संग मिलके आपका एनएडी आयंस बना रहे हैं। यहाँ पे आपका अल्कोहल कौन सा बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, पहली चीज तो, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, आपका एंजाइम यूज होगा पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज का मतलब क्या हो गया, दैट इज रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पर भी डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाए, आग बंद करके समझ लो यहां से CO2 निकलेगी ही निकलेगी, दैट इज ओके। और दूसरा एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, वाटर का रिमूवल होगा एंड देन आपका अल्कोहल बनेगा। तो आपका पायरुवेट से क्या बना, इथेनॉल बना, प्लस आपका डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ यूज हुआ तो CO2 भी निकल गई। पायरुवेट कितने का कार्बन का था, 3 कार्बन का। इथेनॉल कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। तो आपके इसीलिए यहाँ CO2 भी निकली है, ताकि एक कार्बन CO2 का आ जाए और आपका ये बैलेंस हो जाए, दैट इज ये भी 3 कार्बन के हो गए। डन मेरे बच्चों? Yes, sir. अविनाश, यस सर। आराधना, ठीक है। आशीष, वर्षा, क्लियर? शिल्पा, क्लियर? प्रभजोत, झनक, क्लियर? यस सर। ठीक है। अब मेरी एक चीज को ध्यान से समझना बेटा, शुरू में जब हम ग्लूकोज से लेके चले थे, तो ग्लूकोज से जब हम लेके चले थे तो क्या था आपका, दैट इज 6 कार्बन थे। ग्लूकोज से आगे पायरुविक एसिड पे, जहां पर आपका बन गए 3 कार्बन। पायरुविक एसिड से अगर आपका इथेनॉल बनता है तो आप देख रहे हो 2 कार्बन हो गए, यानी आपका कार्बन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, कार्बन नंबर कम होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे? Yes, sir. इस चीज को दिमाग में रखना है ना, इस चीज का ध्यान में रखना। आपके शुरू में 6 कार्बन थे, अब कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, दैट इज इथेनॉल बन चुका है। कब, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें आपकी कहाँ हुई, आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुई, ठीक है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपका क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, पूरी तरह से यूज नहीं हुआ, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कहाँ देखने को मिलता है, एरोबिक में देखने को मिलता था। यहाँ पे आपका क्या बना, यहाँ पे आपने देखा कि भाई आपका CO2 निकल गया, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम था तो CO2 निकल गया, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था तो वाटर भी निकल गया, आपके 2 ATP मॉलिक्यूल बने, प्लस आपका अल्कोहल बना, इथेनॉल, दैट इज, ठीक है। आपके एग्जाम्पल, इस चीज को हमने क्या बोला था, इन दोनों प्रोसेस को, चाहे आपका लैक्टिक एसिड बन रहा हो चाहे आपका इथेनॉल बन रहा हो, इसको हमने बोला था फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बना तो दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और आपका इथेनॉल बना था तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। और मैंने बताया भी था, आपका फर्मेंटेशन आपको किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है, दैट्स अ फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, ये सीधी सीधी बात है। इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। गॉट इट बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? Nice, sir. ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जनक बच्चे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप ध्यान में रखें, ये तो आपका रेगुलर थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई आपका सैक्रोमाइसिस के अंदर फर्मेंटेशन हुआ और इथेनॉल बन गया इन द एंड।
अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आप ध्यान से समझ, सबसे पहले yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. ठीक है, that is alcohol. ठीक है बेटा, इस चीज को समझना यहाँ पे क्या बताया। तुम लोगों ने कभी वो वर्ड सुना है, न्यूज में बहुत बार आता है खास तौर से, कि भाई जहरीली शराब पीने से किसी जगह पे पर्टिकुलर कुछ लोगों की डेथ हो गई। सुना होगा, न्यूज में बहुत बार आता है कि नहीं? Yes, sir. तो वो जहरीली शराब क्या है, व्हाट इज दैट, यहाँ पे उसके बारे में मैंने बात करी है, यहाँ पे वो समझाया है। आप जब फर्मेंटेशन करते हो, यानी आप जब अल्कोहल बना रहे हो, तो उसमें यूज कर रहे हो ईस्ट। ठीक है, अगर इन केस अगर इन केस आपके अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाती है, 13% या 13% से ज्यादा हो जाती है, तब उस कंडीशन में जो आपका ईस्ट होता है वो एक पॉइजन की तरह काम करना स्टार्ट करता है। यानी अगर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से कम रखोगे तो बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, फिर तो ईस्ट आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन उसकी आपकी अल्कोहल की 13% से ऊपर हो गई, तब आपका ईस्ट कैसे काम कर रहा है, एक पॉइजन की तरह काम कर रहा है। एंड देन इसीलिए जब आप देखते हो कि आपका जैसे नेचुरल बियर, आपकी जो बियर होती है, वाओ, ठीक है, आप जो बच्चे सारे खुश हो जाएंगे, अब तो सारे इंटरेस्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे जो बच्चों बियर की कंसेंट्रेशन है ना, ये चीज आप 12th क्लास में पढ़ोगे, बियर की कंसेंट्रेशन सबसे कम होती है अल्कोहल की। सबसे कम अल्कोहलिक कंटेंट जो होता है वो बियर में होता है, दैट इज 5% के आसपास होता है। और सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट जो होता है वो वोडका में होता है, 70%। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि भाई आपको मैंने अभी बोला कि 13% से ऊपर हो गई अगर कंसेंट्रेशन, तो ईस्ट जो है वो आपका कैसे काम कर रहा है, दैट इज पॉइजन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ वोडका में तो 70% है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेटा हम लोग दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस का हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसका काम कर रहे हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का काम कर रहे हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, सभी जानते हो। डिस्टिलेशन प्रोसेस से आपने क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल की कंसेंट्रेशन जो है वो आप बढ़ा रहे हो, जबकि जो पॉइजन आपका ईस्ट जो पॉइजन की तरह काम कर रहा था, उस ईस्ट को आप क्या करोगे, उसके पॉइजन सब्सटेंसेस को आप क्या करोगे, रिमूव करते जाओ विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। अविनाश, आराधना, शिल्पा, वर्षा, ये वाली बात समझ में आई कुछ? Yes, sir. अविनाश बेटा, यस सर। आशीष, आशीष बेटा, ठीक है, जनक बेटा, यस सर। ओके, शिल्पा, रितिका, इज इट क्लियर टू एवरीवन, वर्षा? ठीक है, तो आप Yes, लोग sir. जब बेटा, तो आपका जो नेचुरल अल्कोहल है वो आपका दैट इज बियर होता है भाई, उसमें आपका नेचुरल कंटेंट सबसे कम है, उसमें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जहां पर कंसंट्रेशन 30% से कम हो, वहां डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है अल्कोहल बनाते हुए। लेकिन जहां कंसंट्रेशन आपकी 13% से ऊपर जा रही है, जैसे कि वोडका में जाती है, आई थिंक वाइन में भी जाती है, ठीक है, रम में भी शायद जाती है, तो उनमें आपको फिर डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि जो आपके टॉक्सिक मटेरियल हैं ईस्ट के वो ना आए। तो वो जहरीली शराब जो बनाते हैं ना, वो यही है कि भाई उसमें डिस्टिलेशन नहीं करते वो लोग, डिस्टिलेशन ना करने की वजह से फिर वो ज्यादा आपकी पॉइजनस हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, तब फिर वो न्यूज में खबर आती है। सो दैट इज, ये मैंने चीज समझाई थी यहाँ पे बच्चों को। दैट इज आपका ईस्ट का जो काम है, ये तो आप समझ चुके हो, इतना डिटेल में खैर पूछेंगे नहीं, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि भाई आपका ईस्ट अल्कोहल बनाने में यूज होता था, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। यहाँ पे ईस्ट की जो कंसेंट्रेशन, जो अल्कोहल की जो कंसेंट्रेशन होती है वो 13% से कम रहती है, तो बहुत अच्छा है, ईस्ट आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। 13% से ऊपर चले गई तो फिर आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये चीज हमारी डन। बेटा ये नोट्स आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? मुझे देखो, मुझे वैसे मत बोलना बच्चों, आप लोग ये नोट्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? लिख रहे हो तो ही बोलना, नहीं लिख रहे तो बता दो कि सर नहीं लिख रहे। वेरी गुड शिल्पा। बाकी बच्चे, अविनाश, वर्षा, कोई नहीं लिख रहा, आराधना?
नो सर, नहीं लिखी हूँ। अरे वाह, ठीक है आशीष बेटा, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। अभी आपने क्या देखा, एनारोबिक देखा था, ठीक है। अभी आपने एनारोबिक देखा कि भाई वहां ऑक्सीजन नहीं थी तो आपका फर्मेंटेशन हो रहा था, लैक्टिक एसिड बना या फिर आपका दैट इज इथेनॉल बना था, ठीक है। एंजाइम चेंज हो गए थे, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस था उधर जब लैक्टिक एसिड बना, और जब अल्कोहल बना तो वहां पे आपका पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज था जिससे CO2 निकल गई, और आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस था जिसकी वजह से अल्कोहल बन गया। अब हम एरोबिक की बात कर रहे हैं भाई, एरोबिक है तो यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसे समझना है। अब आपका पायरुविक एसिड बना था दैट इज आपके कहां पर, पायरुविक एसिड बना था बेटा आपके दैट इज साइटोप्लाज्म में, है ना। साइटोसोल के अंदर आपका ग्लाइकोलिसिस हुई थी ना, तो पायरुविक एसिड भी कहां बन रहा है, आपके साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल में बना था। वहां से पायरुविक एसिड आपका मूव करके आएगा आपके दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स में। तो अब आप जो भी प्रोसेस पढ़ोगे वो अब सब आप माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ोगे, मैट्रिक्स में, जब तक आपका ETS नहीं आता। उससे पहले आपका क्रैब साइकिल और ये जो प्रोसेस पढ़ोगे आप, ये सारी की सारी आप पढ़ोगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। डन बच्चों। अब यहाँ आपका क्या था, पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस के एंड में, ठीक है। एरोबिक की हम बात कर रहे हैं, आपके पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे, 3 कार्बन का था ये सिंगल मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। ये किसके संग बाइंड कर गया, आपके कोएंजाइम ए के साथ। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि बेटा आपका कोएंजाइम ए जो होता था, इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन B5, जिसको आप क्या कहते हो, पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड। और कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम वो होते थे जो किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलकर उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। भाई बंदूक है, बंदूक में जब तक ट्रिगर नहीं दबाओगे तब तक गोली नहीं चलेगी, ठीक है। उसका लॉक अनलॉक करके भाई आप जब उसको ट्रिगर दबाओगे गोली एकदम चलेगी सटाक से, बढ़िया से। वही काम यहाँ है कि भाई आपके कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सुस्त हैं, लेजी हैं, कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि कोई उनके संग कोएंजाइम ऐड ना हो। तो आपका पेंटोथोनिक एसिड जो होता था यानी कोएंजाइम ए, ये आपका एसिटाइल के संग बाइंड करता है और फिर उसको बनाता था एसिटाइल कोएंजाइम ए जो यहाँ बना, दैट इज। तो बेटा आपका कोएंजाइम ए और प्लस आपके NAD आयंस, ये 3 चीजें आपकी मिली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। अगेन वर्ड आ गया डिकार्बोक्सिलेज, यानी कि आपकी CO2 निकलेगी निकलेगी। एंड आपका क्या बना दिया, आपका बना दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए। CO2 आपका डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो CO2 यहाँ से निकलेगी निकलेगी, प्लस आपके NAD आयंस थे तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके ये रिड्यूस हो गए और NADH प्लस आपका प्रोटोन आयंस बन गए। या NADH कितने बन रहे हैं आपके, दैट इज 2 बन रहे हैं, ओके। एंड दूसरी जो चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना तो यहाँ पे बेटा आपका कोफैक्टर का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम करता है। ज्यादातर केसेस में आपके कोफैक्टर का काम मैग्नीशियम करता है। कोफैक्टर क्या, कोफैक्टर भी बेटा आपके सेम कोएंजाइम्स की तरह ही होते हैं। दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक कोएंजाइम्स जो किसी चीज को किसी सब्सटेंस के संग मिलकर उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अविनाश, आराधना, शिल्पा, वर्षा, आशीष, प्रभजोत, जनक, रितिका, बात समझ में आई बेटा, फिर से बताऊं अदरवाइज। सर थोड़ा फिर से। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बता रहा हूँ फिर से। देखो यहाँ पे आपका क्या था, पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। पायरुविक एसिड आपका ग्लाइकोलिसिस में बन गया था। ये पायरुविक एसिड आपका विद द हेल्प ऑफ दीज कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या है यहाँ पे आपके, कोएंजाइम ए दैट इज CoA, जिसे आप कोएंजाइम ए बोलते हो। इसी का दूसरा नाम, इसको बना कौन रहा है, आपका विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड, और साथ में आपके NAD आयंस। ये दोनों तो आपके कोएंजाइम हो गए, दैट इज, ठीक है। पायरुविक एसिड के साथ मिल गए, पायरुविक एसिड के साथ मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, एसिटाइल कोएंजाइम है। ये आपका क्रैब साइकिल के अंदर जाएगा, दैट विल गोज टू द क्रैब साइकिल, ये क्रैब साइकिल के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। जबकि CO2 जो बनी ये रिलीज हो जाएगी, और साथ में यहाँ आपको क्या देखने को मिले, NADH मिले, ठीक है, जो आपके चेक हैं। NADH क्या थे, दैट वाज चेक।
ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, क्योंकि हम 2 पायरुविक एसिड को लेके चल रहे हैं ना बेटा। अब हम सारे मॉलिक्यूल्स 2-2 लेके चल रहे हैं, तो आपके जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सब 2-2 ही तो बनेंगे। यहाँ पे भाई आपका 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, ठीक है, 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, आपके 2 NADH बने। अब आपका सिंगल NADH कितने ATP देता था बच्चों? 3। 3 देता था। तो ये Three. NADH आपके कहाँ पहुंचेंगे? राइट, ये आपके NADH पहुंच गए मैट्रिक्स में, सॉरी ये NADH कहाँ पहुंच गए आपके ऑक्सीडेटिव, राइट सल्फर, ये आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पहुंचेंगे ETS के अंदर, और वहां पे आपको कितने ATP दे देंगे? 6 ATP। यानी जब आपका पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तब तो वहां पर आपको 6 ATP देखने को मिलते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलते, वो आपको आपके ETS में मिलते थे। और यहाँ पे बेटा आपका कोफैक्टर का काम कौन करेगा? आपका मैग्नीशियम करता है। ये नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर रखा है मैंने, मैग्नीशियम विल एक्ट एज अ कोफैक्टर। और कोफैक्टर या कोएंजाइम ये सब सेम है, ये सब आपके किसी सब्सटेंस के साथ मिलकर उसको एक्टिवेट करते थे। गॉट इट? अब आराधना, अविनाश, शिल्पा, रितिका, Yes, आशीष, सभी को sir. क्लियर? बेटा सभी को क्लियर हो गई ना ये वाली बात? ओके जनक बेटा, बाकियों को क्लियर ना? प्रभजोत, इज इट क्लियर? ठीक है प्रभजोत, ठीक है अविनाश, आशीष, हाँ जी हाँ जी, ठीक है यस ठीक है, तुम सर। लोगों के तो रिप्लाई आ गए, मुझे मिल गए तुम लोग। ठीक है चलो, तो आपका इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर डीऑक्सीडे वो सॉरी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। दिस इज कॉल्ड, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए से वो सॉरी पायरुवेट से जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, तो उसका नाम हो गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो होगी ही होगी, ठीक है, सीधा सा IQ है, ये आपका ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी होगी, तभी ये प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? लिंक रिएक्शन भी कहते हो, ठीक है, लिंक रिएक्शन कहते हो। और मैंने अभी बताया था पायरुवेट आपका बनता था साइटोसोल में, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता था मैट्रिक्स में। तो आप अभी क्रैब साइकिल तक आप जितनी भी प्रोसेस देखोगे सब मैट्रिक्स में देखोगे, तो ये आपकी कहाँ हुई? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। डन बच्चों, डिकार्बोक्सिलेशन अभी आपको बता दिया। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन में क्या मतलब है? CO2 निकलेगा ही निकलेगा, इसलिए एंजाइम भी क्या है? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। डन बच्चों, ऑक्सीडेटिव है यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। डन, कोई डाउट तो नहीं ना बेटा इस लाइन इसके अंदर आपका? भाई कोई नहीं बोलेगा। No, sir. No doubt. ठीक है, मैंने इसको बोला लिंक रिएक्शन, इसको भी समझा देता हूँ लिंक रिएक्शन क्यों कहा। आपकी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका क्या था? क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल के बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आता है आपका ETS। दैट्स हाउ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी ATP बनते हैं, ठीक है, दैट इज आपका ग्लाइकोलिसिस से क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल से आपका देन ETS। तो भाई आपके ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को जोड़ने के लिए यहाँ पे बीच में आपका क्या होता था? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता था, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ता है आपस में, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? लिंक रिएक्शन नाम पड़ गया। अब मेरी बात और अच्छे समझ में आ गई? दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड? बिकॉज ये ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को आपस में कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। पायरुवेट से आप पायरुवेट डायरेक्ट क्रैब साइकिल के अंदर नहीं गया, आपका यहाँ पायरुवेट जब बना था बच्चों, तो उस पायरुवेट से आपको क्या देखने को मिला? पायरुवेट से देखने को मिला आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, प्लस आपका CO2 निकली, प्लस आपके 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले। ये 2 NADH के मॉलिक्यूल चले गए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, दैट इज ये इनर मेम्ब्रेन में पहुंच गए। इनर मेम्ब्रेन में कहां पे? दैट इज बैंक के अंदर, बैंक का नाम क्या था? ETS। वहां पहुंच गए, वहां इन्होंने आपके क्या दे दिए? यहाँ जाके आपके 6 ATP मॉलिक्यूल बना दिए। तो आपके इस प्रोसेस में भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो हो रहा है, यहाँ पर भी आपको 6 ATP मॉलिक्यूल देखने को मिले। ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे बेटा टोटल? ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने बने थे ATP? 8. हाँ, आपके 8 बने थे। टोटल की बात कर रहा हूँ ना, तो सीधा सीधी बात है, हम टोटल बोलेंगे। राइट प्रभजोत, राइट आराधना, दैट इज योर 8 ATP। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कितने बन रहे हैं आपके?
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कितने बन रहे हैं? अभी बताया है जस्ट। 6. राइट 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 प्रभजोत, राइट अविनाश, राइट 6, राइट जनक 6। ठीक है, तो आपके टोटल कितने एटीपी बन गए अभी? 8 ये बन गए, 6 ये बन गए, टोटल कितना हो गया? 14. 14 हो गए। हमारे टोटल कितने बनते थे? 36 या 38, उसमें से 14 एटीपी तो आपके यहाँ बन रहे हैं, 8 आपके ग्लाइकोलिसिस में, और आपके बाकी आपके कहाँ बन रहे हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। अच्छा, इन 14 में से कितने एटीपी आपके ईटीएस में बन रहे हैं, जरा ये बताना। 14 में से कितने एटीपी हैं जो आपके ईटीएस में बने अभी तक? ओके अविनाश, ओके जनाब। रुकिए सर, 12 होगा ना? अरे वहां भी काहे अपन ने तुम ये तो, अरे नहीं भाई, तुमने तो 6 बोल तो दिया, अब काहे सही कर रहे हो? आराधना, शिल्पा, कितने एटीपी आपके जो बने हैं 14 अभी, उनमें से कितने एटीपी आपके ईटीएस में बने? Sir, 6. अच्छा आराधना। शिल्पा, रितिका, तुम्हारे पास भी आ रहा हूं। यही तो कैलकुलेशंस हैं जो दिमाग में रखनी है, और कोई टफ नहीं है। राइट प्रभजोत, वेरी गुड प्रभजोत, इसे कहते हैं दिमाग। वेरी गुड। बाकी तो खाने पीने में लगे हैं बस, ब्लैंकेट के अंदर घुस के। रितिका, शिल्पा, गिव मी द आंसर प्लीज। भाई आपके ग्लाइकोलिसिस में बने हैं 8 एटीपी। ठीक है आशीष, वेरी गुड बेटा। यहाँ बने आपके 8 एटीपी, और आपके ऑक्सीडेटिव में बने 6 एटीपी, टोटल हो गए 14। मैं पूछ रहा हूँ 14 में से कितने ईटीएस में बने? ओके शिल्पा, वेरी गुड, शाबाश, तालियां। रितिका, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं सीरियसली अगर अभी होता ना, तुम सारे पिट गए होते, सीरियसली सब पिट चुके होते। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कौन लड़की कौन लड़का, सबको इकलौता एक बराबर प्रसाद देता बहुत अच्छे से। आशीष वेरी गुड, प्रभजोत वेरी गुड, अविनाश नॉट वेरी गुड, पहले तुमने गलत बोला, बाद में तुम सही आए। अरे मेरे होशियारो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मेरे होशियारो, ग्लाइकोलिसिस में तुम्हारे कितने बने? ग्लाइकोलिसिस में बने थे 8 एटीपी। अच्छा, इस 8 एटीपी में से भाई आपके 6 एटीपी तो कहाँ बने थे? क्या ग्लाइकोलिसिस में आपके साइटोसोल में बने थे? ये 6 एटीपी आपके ईटीएस में बने थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैंक के अंदर गए थे कि नहीं गए थे? एनएडीएच के मॉलिक्यूल थे 2, जो आपके बैंक में गए, वहां जाके इन्होंने बनाए आपके 6 एटीपी, और 2 एटीपी आपको मिले, दैट इज आपके साइटोसोल में, जिसको आपने बोला था सबस्ट्रेट लेवल, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो आपके डायरेक्टली यूज करने वाले थे, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे। 2 एटीपी ऐसे बने थे। और आपका देन इसके बाद दूसरा जो आया, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यार ऐसे करोगे क्या तुम लोग? ऐसी गलतियां करोगे शिल्पा, रितिका, आराधना? हाँ, प्रभजोत देखो कितने सिंसियरली आंसर देगे। यार मैं मानता हूँ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आपके साथ ही बैठ के वो भी यही समझ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं समझ रहे वो भी, पर वो दिमाग चला रहे हैं यार। यहाँ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में आपके कितने बने थे? 6 एटीपी बने थे यहाँ पे आपके। ये 6 एटीपी कहाँ बने? सीधे सीधे आपके, क्योंकि यहाँ 2 एनएडीएच के मॉलिक्यूल निकले थे यहाँ पे भी, ये आपके ईटीएस में ही तो बने, ये भी 6 एटीपी, ये भी आपके ईटीएस में बने। तो भैया आपके ये 2 एटीपी हटा दो, टोटल कितने बने थे आपके? 14 एटीपी। इस 14 में से 12 एटीपी तो आपको ईटीएस में देखने को मिल रहे हैं अभी तक। सिर्फ 2 ही एटीपी आपके कहाँ बने थे? दैट इज डायरेक्टली यूज करने वाले बने थे, ये 2 एटीपी जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे। 12 एटीपी तो ईटीएस में बन रहे हैं बैंक में। और यही बात मैंने तुम्हें शुरुआत में इस चैप्टर में समझाई थी, कि ज्यादातर एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, ज्यादातर एटीपी जो बनेंगे वो ईटीएस में बनेंगे, ना कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ना ही क्रैब साइकिल के अंदर। यहाँ पे एटीपी बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल वाले, लेकिन कम बनेंगे। मोस्टली कहाँ बनेंगे? सीधे सीधे आपके ईटीएस में बनेंगे। आई बात कुछ समझ में? Yes, sir. पक्का आराधना? Yes, sir. पक्का. दिस इज डिसअपॉइंटेड,
सीरियसली ये बहुत डिसअपॉइंटेड वाला था तुम्हारा रेस्पॉन्स जो आया था बेटा, तुम गलत बोल गए बहुत। नॉट एक्सपेक्ट विद यू, तुमसे नहीं है, शिल्पा से नहीं है, सीरियसली जनक बेटा। ओके रितिका, देखो मैं तुम सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम सब में सिंसियरिटी है, लेकिन सिली मिस्टेक्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। गलती करो, बड़ी वाली करो, जहां मुझे लगे यार ये गलती कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर। ये छोटी छोटी गलतियां मत करो जहां पे मुझे सिर पकड़ना पड़ जाएगी यार ये क्या कर रहे हैं। ठीक है शिल्पा, क्लियर ना? उल्टा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, मुंह टेढ़ा कर दूंगा तुम्हारा सीरियसली। जनक क्लियर तुम्हें भी ना बच्चे? Yes, sir. ठीक है ओके रितिका, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? लेट मी नो ऐसा। वर्षा बेटा आपको क्लियर ना? वर्षा आप शांत हो बच्चे, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा बात? Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो आप तक अभी तक आपने देख लिया 14 एटीपी बन चुके हैं, 14 में से आपके 12 एटीपी तो एटीएस में बने और आपके 2 एटीपी अभी तक सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल वाले थे। तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड का क्या हुआ भाई? अब हमने देखा कि पायरुवेट एसिड का काम क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने का। उसने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम